नमस्कार, स्वागत है आपका योगचरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं संतोष पाठक। राजनीति की दुनिया में कोई भी किसी का न तो स्थायी मित्र होता है, न ही कोई किसी का स्थायी शत्रु होता है। राजनीति की दुनिया में दोस्ती हो या दुश्मनी, ये रिश्ते राजनीतिक नफे नुकसान यानी राजनीतिक स्वार्थ के आधार पर बनते हैं। और इस साल देश के जिस महत्वपूर्ण राज्य बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, उस बिहार में एक नई तरह की राजनीति दिखाई दे रही है, एक नई तरह की राजनीति देखने को मिल रही है। क्योंकि चाहे पक्ष हो या विपक्ष, दोनों को पता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता जो जनादेश देगी, उस जनादेश की गूंज दूर दूर तक सुनाई देगी। उस जनादेश की गूंज अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव, अगले साल होने वाले असम के विधानसभा चुनाव, केरल और तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव तक भी पहुंचेगी। और उस जनादेश की गूंज इस देश की राजधानी दिल्ली तक भी पहुंचेगी, केंद्र की सरकार तक भी पहुंचेगी। इसलिए कोई भी बिहार को लेकर कोई जोखिम मोल लेने को तैयार नहीं है। और इस बीच बिहार की राजनीति में कई ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं, एक के बाद एक, जो आपके लिए काफी चौंकाने वाले हैं। और इन्हीं चौंकाने वाली कई घटनाओं में से मैं कुछ राजनीतिक घटनाएं आपके सामने लेकर आया हूं, उसका विश्लेषण भी करूंगा। और इस दिलचस्प राजनीतिक बदलाव की बयार को समझने के लिए इस वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। और मेन कहानी पर आने से पहले, असली बड़ी कहानी आपको सुनाने से पहले, मैं आपसे एक अपील भी करना चाहूंगा, आपसे एक आग्रह भी करना चाहूंगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, योगचरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और साथ ही कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी स्टोरी कैसी लग रही है। अब आते हैं आज की मुख्य कहानी पर, अब आते हैं आज की बड़ी राजनीतिक कहानी पर। एक व्यक्ति जिसने लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को ही नहीं, बल्कि एनडीए गठबंधन में शामिल दिग्गज नेताओं को भी चुनाव हरवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिस व्यक्ति के कारण एनडीए गठबंधन में शामिल एक महत्वपूर्ण नेता उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा का चुनाव हार गए, जिस व्यक्ति के प्रभाव के कारण मोदी सरकार में मंत्री आरके सिंह अपना लोकसभा का चुनाव हार गए, विधानसभा चुनाव के दौरान एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को उस व्यक्ति की जरूरत क्यों पड़ी और कैसे उस व्यक्ति को फिर से भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाया गया। और अब आने वाले दिनों में क्या कुछ बिहार की राजनीति में बदलाव होता हुआ आपको नजर आएगा, इन तमाम तथ्यों को मैं एक एक करके आपके सामने रखूंगा। सबसे बड़ी बात आपको ये तो पता है कि प्रशांत किशोर बिहार में घूम रहे हैं, पूरे बिहार में घूम रहे हैं, सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। सोशल मीडिया के माहिर खिलाड़ी हैं तो जाहिर तौर पर सोशल मीडिया पर वो छाए ही रहेंगे। और उनके सोशल मीडिया पर छाए रहने से भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं की नींद उड़ गई है। पहले ये लगा कि प्रशांत किशोर लालू यादव, तेजस्वी यादव की पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे, यानी इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे। फिर बाद में लगा कि प्रशांत किशोर जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचाएंगे, बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, बिहार की सरकार में, नीतीश कुमार की सरकार में बीजेपी के कोटे से उप मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी पर न जाने कितने प्रकार के गंभीर आरोप लगा दिए हैं। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जा रहे होंगे तो आप सुन रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर न जाने कितने प्रकार के गंभीर आरोप लगा दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं पर, चाहे वो मंगल पांडे हो, चाहे वो संजय जायसवाल हो, इन पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। और अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, नेता भी सहमते हुए नजर आ रहे हैं। और आरा में जिस व्यक्ति के कारण चुनाव हारे मोदी सरकार के उस समय के मंत्री आरके सिंह, उनको भी बाहर आकर कहना पड़ा कि भैया सम्राट चौधरी हो, चाहे दिलीप जायसवाल हो, चाहे संजय जायसवाल हो, चाहे मंगल पांडे हो, या तो इन्हें प्रशांत किशोर के आरोपों का जवाब देना चाहिए, अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर करना चाहिए, या इनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो इससे पार्टी की छवि धूमिल होती है, इससे सरकार की छवि धूमिल होती है, यानी भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है। मुकाबला कड़ा है, 2020 में भी कड़ा मुकाबला हुआ था। भारतीय जनता पार्टी इस बात को अच्छी तरह से समझती है कि 2-3% वोटों का भी इधर से उधर बिखरना यह भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाने की संभावनाओं को पूरी तरह से खत्म कर सकती है। और इसलिए फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक बड़ा फैसला किया और उस बड़े फैसले की कई तस्वीरें हमें कल
देखने को मिली। उस खबर का विश्लेषण करने में आया हूं। भोजपुरी सिने स्टार, भोजपुरी अभिनेता, भोजपुरी इंडस्ट्री के माहिर खिलाड़ी माने जाने वाले पवन सिंह 2017 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने पार्टी से गुहार लगाई कि भैया आरा से टिकट दे दो या काराकाट से दे दो। आरा से टिकट दे नहीं सकते थे। आर के सिंह जो मंत्री थे वो चुनाव लड़ना चाहते थे, सिटिंग सांसद थे। काराकाट से लड़ने की संभावना थी, लेकिन अचानक उपेंद्र कुशवाहा एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए। अब वो काराकाट सीट छोड़ने को तैयार नहीं थे, तो फिर पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल भेज दिया गया। लेकिन एक बंगाली लड़कियों को लेकर उन्होंने जो पुराना गाना गाया था जिसमें कई तरह के अश्लीलता के आरोप लगाए, जैसे ही उनकी उम्मीदवारी का ऐलान हुआ तृणमूल कांग्रेस ने उसको मुद्दा बना दिया, बंगाली अस्मिता के साथ जोड़ दिया। उसके बाद पवन सिंह ने वो टिकट वापस कर दिया। बाद में इसकी सच्चाई निकलकर सामने आई पवन सिंह की जुबानी कि पवन सिंह ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने खुद उन्हें टिकट वापस करने को कहा था और यह भरोसा दिया था कि उनको किसी और सीट से टिकट दिया जाएगा। लेकिन जब भाजपा ने उनको टिकट नहीं थमाया तो फिर वो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर एनडीए गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ काराकाट लोकसभा से 2024 में वो लोकसभा का चुनाव लड़ गए। खुद तो जीते नहीं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को तीसरे नंबर पर ढकेल दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को यानी उपेंद्र कुशवाहा को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाई, साथ ही आरा से आर के सिंह को भी हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसके अलावा आसपास की सीटों पर यानी शाहबाद इलाके में आने वाली लोकसभा की अन्य सीटों पर भी एनडीए गठबंधन के उम्मीदवारों को हराने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभा दी। जाहिर सी बात है, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई भी की उनके खिलाफ जब वो एनडीए निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए थे। लेकिन फिर जरूरत महसूस हुई। क्यों? क्योंकि प्रशांत किशोर के आरोप भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगाते हुए नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दुविधा की स्थिति में डालते हुए नजर आ रहे हैं। जब एक एक सीट का महत्व है, जब 200, 400, 500, 1000, 5000 वोट का महत्व है, हर विधानसभा में 1 से 2000 वोट का भी बहुत ज्यादा महत्व है, तो ऐसे में यह दुविधा की स्थिति, यह अनिर्णय की स्थिति, ये अनिश्चय की स्थिति भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ सकती थी। तो बीजेपी ने फिर से अपने पूरे समूह को सक्रिय किया। मनोज तिवारी जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, दिल्ली से लोकसभा सांसद हैं, उनको काम पर लगाया गया। उसके बाद विनोद तावड़े सीन में आते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है, महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं और बिहार प्रदेश भाजपा के प्रदेश प्रभारी हैं। विनोद तावड़े और मनोज तिवारी ने मिलकर कन्विंस किया और फिर पवन सिंह को लेकर कल पहुंच गए वो उपेंद्र कुशवाहा के पास। उपेंद्र कुशवाहा तो चिढ़े बैठे थे, भैया मुझे हरा दिया, तीसरे नंबर पर ढकेल दिया मेरे जैसे राष्ट्रीय नेता को। लेकिन क्या करे, भारतीय जनता पार्टी का दबाव था, तस्वीर भी बाहर आई, फोटो अच्छी मूड में खिंचवाई गई और फिर यह खबर कहा गया कि नहीं, उपेंद्र कुशवाहा मान गए। उसके बाद विनोद तावड़े ने कहा कि पवन सिंह हमारे हैं, हमारे ही रहेंगे, पूरे बिहार में एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे। फिर उनको लेकर पहुंच गए गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर और उसके बाद जेपी नड्डा से भी मुलाकात करवा दी। तो विनोद तावड़े ने एक ही दिन में भोजपुरी सिने स्टार पवन सिंह की मुलाकात उपेंद्र कुशवाहा से भी करवा दी, अमित शाह से भी करवा दी, जेपी नड्डा से भी करवा दी। और ये तमाम नेता मिल भी गए एक ही दिन में। क्यों मिल गए? क्योंकि मैंने जैसा कहा, एक एक सीट का मसला है और यह मसला क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपको जरा मैं बता देता हूं कि इनके आने से शाहबाद का जो पूरा इलाका है जिसमें लोकसभा चुनाव में नुकसान झेलना पड़ा था, शाहबाद के इस पूरे इलाके में जितने जिले आते हैं, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर, इसमें आप आरा का इलाका भी डाल सकते हैं, काराकाट का इलाका भी डाल सकते हैं। कुल मिलाकर 2 दर्जन से ज्यादा विधानसभा सीटों पर यह माना जाता है, यह दावा किया जाता है कि पवन सिंह जिताने और हराने की क्षमता दोनों रखते हैं और चुनाव तो वो लड़ना चाहते थे। अगर इधर से नहीं मिलता तो उधर से लड़ते हैं और फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कतें हो जाती। तो इन 2 दर्जन विधानसभा सीटों के समीकरण को साधने के लिए पवन सिंह को एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाया गया है। लेकिन क्या इससे फायदा होगा? क्योंकि जैसे ही कल इन मुलाकातों की तस्वीरें आई, जैसे ही पवन सिंह के फिर से भाजपा में शामिल होने की खबरें निकलकर सामने आई, वैसे ही तेज प्रताप यादव, जी हां, लालू यादव के बड़े बेटे जो अपना नया राजनीतिक दल बनाकर बिहार के चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर चुके हैं, उनका यह बयान आया कि वो पैरों पर ही गिरते रहते हैं। भैया लखनऊ में मेरे पैरों पर गिर पड़े थे, अब किसी और के पैर पर गिर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? एक्टर है तो एक्टिंग करे, एक्टिंग की दुनिया में रहे, क्यों राजनीति की दुनिया में उतरना चाहते हैं? हालांकि ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि तेज प्रताप यादव की ये बात कोई भी मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि देश के तमाम राज्यों की विधानसभाओं में, लोकसभा में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग
एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो पवन सिंह अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। डील का हिस्सा भी बता देता हूं। यह बताया जा रहा है कि शायद इस बार उन्हें आरा के लोकसभा से तो टिकट नहीं दिया था, लेकिन विधानसभा का टिकट उनको दिया जा सकता है। सांसद तो वो नहीं बन पाए, लेकिन विधायक उनको बनाया जा सकता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि अब इसकी काट में विपक्षी इंडिया गठबंधन के पास क्या है। देखिए, एक बात तो तय है कि प्रशांत किशोर भले ही कितना भी दावा करे, भले ही वो सोशल मीडिया पर छाते हुए नजर आए, लेकिन वो बिहार में सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आ सकते। 243 सदस्यीय विधानसभा में 122 विधायक जिताकर नहीं ला सकते। लेकिन जिस तरह से उन्होंने मोर्चा खोल रखा है और जिस तरह से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आ रही है, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज शहरी इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। शहरी इलाके मतलब जहां से एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीट लड़ती है। और ऐसे में प्रशांत किशोर के उम्मीदवार अगर शहरी इलाकों में 2, 4, 5 हजार वोट भी काट लेते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के वोट को ही काटेंगे। और शायद इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी पर ज्यादा हमला बोल रहे हैं। एक अशोक चौधरी भी उनके लपेटे में आ गए, जो जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, जिनकी बेटी चिराग पासवान की पार्टी से सांसद हैं। वो भी एक लपेटे में आ गए, लेकिन उनका जो ज्यादातर जो हल्ला बोल है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर है। इसलिए इंडिया गठबंधन अभी मस्त है। इंडिया गठबंधन को यह पता है कि जो उनका वोट बैंक है वो चुनाव में जब जाएगा तो सिर्फ यही सोचकर वोट करेगा कि कौन जो है वो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी को हरा सकता है। तो उनके वोट बैंक जो हैं वो तो मजबूती से उनके साथ खड़े हैं। लेकिन प्रशांत किशोर अपने आरोपों से, अपने बयानों से, अपनी चुनावी रणनीतियों से, अपने उम्मीदवारों से भारतीय जनता पार्टी या दूसरे शब्दों में कहे तो एनडीए गठबंधन के उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर वो अपनी कोशिश में कामयाब हो जाते हैं तो फिर बिहार में सत्ता परिवर्तन होना तय है। महागठबंधन, जिसको अब इंडिया गठबंधन के नाम से जाना जाता है, उसकी जीत तय है। चुनाव आयोग ने बिहार की नई वोटर लिस्ट जारी कर दी है। कुछ ही दिनों में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बिहार के चुनावी दौरे पर भी जा रहे हैं। और बताया यह जा रहा है कि अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। नवंबर के महीने में 2 या 3 चरणों में बिहार में विधानसभा चुनाव करवाए जाएंगे। और अक्टूबर से लेकर नवंबर तक इस पूरे चुनावी कार्यक्रम को जो तय किया जाएगा, इस पूरे चुनावी रणनीतियों को जो अंजाम दिया जाएगा, उसमें आपको दीपावली का भी ध्यान रखना है, उसमें आपको छठ महापर्व का भी ध्यान रखना है। और यह अपने आप में चुनाव आयोग के लिए बड़ी चुनौती है। चुनाव आयोग के लिए इससे भी बड़ी चुनौती है कि वो बिहार के तमाम राजनीतिक दलों को, खास तौर से विपक्षी राजनीतिक दलों को किस तरह से कन्विंस कर पाएगी कि वो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाने को तैयार है। और जो भी चुनावी नतीजा आएगा उस पर कोई भी राजनीतिक दल सवाल ना उठाए, इसके लिए राजनीतिक दलों को, खासतौर से विपक्षी राजनीतिक दलों को कन्विंस करना भी चुनाव आयोग के लिए बड़ी चुनौती है। तो तमाम गठबंधन चुनौतियों से जूझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को वापस ले लिया है। एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे का जो पेच है अभी तक फंसा हुआ है। विपक्षी इंडिया गठबंधन में भी सीट बंटवारे का पेच अभी तक फंसा हुआ है। विपक्षी इंडिया गठबंधन तेज प्रताप यादव से डरा हुआ है। सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन प्रशांत किशोर से डरा हुआ है। चिराग पासवान क्या करेंगे ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने 2020 के विधानसभा चुनाव की तरह से एक बार फिर से इंडिया गठबंधन में सेंध लगाने की बड़ी तैयारी कर दी है। 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिस तरह से वीआईपी के मुकेश सहनी ने उनका साथ छोड़कर एनडीए गठबंधन के साथ चले गए थे, इस बार भी भारतीय जनता पार्टी कुछ इसी तरह की कोशिश कर रही है कि जैसे भी हो वीआईपी यानी मुकेश सहनी विपक्षी इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का साथ छोड़कर एनडीए गठबंधन में शामिल हो जाए। आपको याद दिला दूं कि राहुल गांधी ने जो वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी 16 दिनों की, सासाराम से लेकर पटना तक की, उस 16 दिनों की वोटर अधिकार यात्रा में मुकेश सहनी, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ खुली जीप में लगातार 24 घंटे नजर आ रहे थे। तो इस बार मुकेश सहनी का साथ छोड़कर जाना वो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। तो अब भारतीय जनता पार्टी एक एक वोट के समीकरण को साधने के लिए, एक एक जाति समूहों के वोट बैंक के समीकरण को साधने के लिए एक एक नेता पर नजर बनाए हुए है। वो कहते हैं ना, मैन टू मैन मार्किंग, उसी रणनीति पर काम कर रहे हैं। एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को कल मिल गई है और अब उनकी नजर इंडिया गठबंधन में शामिल
एक महत्वपूर्ण घटक दल, एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल वीआईपी के मुकेश सहनी पर है। तो आप इंतजार कीजिए, आने वाले दिन, अगले 7 से 10 दिन बिहार की राजनीति के लिए बहुत ही दिलचस्प रहने वाले हैं। एक राजनीतिक दिलचस्प घटना का वर्णन मैं आपको कर चुका हूं, उसका विश्लेषण भी मैंने कर दिया, तमाम तथ्यों की जानकारी आपको दे दी। जैसे जैसे बिहार में राजनीतिक बदलाव की बयार बहती हुई नजर आएगी या नए तरह के दिलचस्प घटनाक्रम घटते हुए नजर आएंगे, उसकी जानकारी भी मैं आपके पास लेकर आऊंगा। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगे। और हाँ, युगचरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए युगचरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नमस्कार।